आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग इस बात को इतिहास के पन्नों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थाईलैंड में बुद्ध धम्म कैसे पहुंचा, कैसे फैला, उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, वो कौन सोर्सेस थे जिनके कारण थाईलैंड तक बुद्ध धम्म गया। वास्तव में ये जो संशोधन है, ये संशोधन भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का है, जिन्हें भिक्षु मेधनकर के नाम से जानते हैं लोग। तो एशिया में जो महान सम्राट हुए हैं, एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब तक बुद्ध धम्म को राजाश्रय रहा तब तक वो फैलता ही चला गया। और राजाश्रय ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रही है। तो थाईलैंड में ये राजाश्रय उससे कैसे मिला, वो लोगों की फॉलोइंग में कैसे आया, इन चीज़ों को इस वक्त हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि थाईलैंड में बुद्ध मूर्ति कैसे पहुंची, इस पर इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ इतिहासकारों ने यह भी माना कि वहां पहले महायान की बुद्ध मूर्ति पहुंची और वो सम्राट कनिष्क के काल में पहुंची। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ आपस में मेल नहीं खाती, क्योंकि कनिष्क के काल में ही बुद्ध मूर्ति का बनना आरंभ हुआ था। अब जब बुद्ध मूर्ति बनना ही आरंभ हुआ है तो उस वक्त में महायान की मूर्ति या फिर हीनयान की मूर्ति, ऐसी कोई मूर्ति तो बन नहीं सकती। तो इसलिए ये समझना और ये मानना भी बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इस बात पर सब लोग बड़े एक मत है, सारे इतिहासकार, कि थाईलैंड में महायान की मूर्ति पहले पहुंची है। तो हम दूसरे तर्कों से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि थाईलैंड का अधिकतर संबंध जो है वो चीन से रहा है और चीन में बुद्ध धम्म पहले से था। तो जो पहले से बुद्ध धम्म पहुंचा हुआ था, जब थाईलैंड बुद्ध धम्म की ओर मुड़ रहा था तब की बात, तो वो चीन से थाईलैंड की ओर आया। इस बात को मानना ये ज्यादा तर्कसंगत होगा, इस बात पर भी बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। अब देखिए, 9वीं सदी के प्रारंभ में मगध निवासी भिक्षु चंद्रगुप्त का तली के राज्य में बड़ा प्रभाव था। तली के राज्य जो था वहां भिक्षु चंद्रगुप्त का बड़ा प्रभाव था। इरावदी और साल्वीन के बीच में थाई राज्य का नाम कौशंबी बतलाया गया है। यह भी एक अलग सी बात कि इरावदी और साल्वीन के बीच में थाई राज्य का नाम कौशंबी बताया गया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि थाई लोगों के इस पुराने देश से होते हुए चीनी तीर्थयात्री ईसा की पहली दूसरी शताब्दियों में भारत गए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री तो हमें पता है ह्यूएन त्संग, लेकिन यह पहली दूसरी शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री भारत की ओर आए और गांधार के हिंद थाई शुरू से ही बड़े स्वतंत्र और स्वाभिमानी रहे हैं। थाई का मतलब हमने आपको बताया था पिछली कड़ी में कि थाई का मतलब होता है स्वतंत्र। श्याम लोगों ने, श्याम समुदाय ने थाई ये शब्द अपने आप के लिए जोड़ा, अपनी पहचान के लिए उन्होंने इसे स्वीकारा। तो उसका मतलब था स्वतंत्र, मतलब ये अन्य लोगों के अधीनता से, उनके आधिपत्य से स्वतंत्र हुए, तब उन्होंने इस बात को स्वीकारा। तो देखिए कि गांधार के हिंद थाई शुरू से ही बड़े स्वतंत्र और स्वाभिमानी रहे। ईस्वी सन 1253 तक गांधार का राज्य स्वतंत्र और सबल रहता चला आया था। गांधार का संपूर्ण राज्य जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र रहता चला आया था। और इसी समय चीन के मंगोल सम्राट कुबिले खान ने गांधार पर धावा बोला था। जब हमने कुबिले खान की बात सुनी, पढ़ी, समझी, तब ये बात हमें पता चली थी कि उन्होंने गांधार पर धावा बोला था। इसके बावजूद गांधार राज्य ने चीन की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वीरता से मुकाबला किया, किंतु कई भीषण युद्धों के बाद अंत में गांधार को हार माननी पड़ी और यहाँ उनका अंत भी हो गया। तो राजधानी मंगो सम्राट के हाथ में चली गई तथा 1253 में
गंधार नरेश ने आत्मसमर्पण किया और इसके साथ ही गंधार के हिंद थाई राज्य का अंत हुआ। ये 1253 के आसपास की बात है, जब गंधार पर कई बार आक्रमण हुए, कई तरह से आक्रमण हुए और गंधार पूरी तरह से टूट गया। और तब उसने चीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, यानी कि मंगोल सम्राट का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, कुबिले खान का। पराजित लोगों में से जो मंगोलों की दास्ता स्वीकार करना नहीं चाहते थे, वो देश छोड़कर चारों ओर बिखर गए और उनमें से कुछ आसाम पहुंचे। अब देखिए कि जो लोग देश नहीं छोड़ना चाहते थे वे वहीं पर बिखर गए। उनमें से कुछ लोग आसाम पहुंचे। एक दूसरा राजवंश शान नाम से बर्मा की पूर्वी सीमा पर पहुंचकर आगे चलकर प्रायः 2 शताब्दियों तक उत्तरी बर्मा में राज्य करता रहा। एक दूसरा समुदाय जो इस तरफ आया और फिर यहाँ आकर फिर उसने अपना नया राजा बनाया और वो राजा वहाँ 2 शताब्दियों तक, यानी कि 1287 से 1531 तक उत्तरी बर्मा में वो राज्य करता रहा। एक कबीला जिसमें सबसे अधिक लोग थे दक्षिण जाकर श्याम की भूमि का स्वामी बना। उसमें बहुत सारे लोग थे और वो बड़े लोगों का समूह श्याम चला गया और वो श्याम की जो भूमि है उसका वो स्वामी बना। पहले कितनी ही सदियों तक श्यामी कहलाए जाने के बाद अब उन्होंने अपने को थाई और देश को थाई भूमि यानी कि स्वतंत्र भूमि कहना आरंभ कर दिया, यानी कि उसे थाई लैंड कहने लगे। थाई भूमि, स्वतंत्र भूमि, ये बात वो कहने लगे और अब सियामी लोगों की पहचान वहां से थाई के रूप में होने लगी। अब देखिए कि पराजित लोगों ने, जो पराजित हुए, उन लोगों ने तो अपना राज्य बनाया, वो यहां से बाहर हो गए और ये सियाम में चले गए। लेकिन सियामी लोग फिर स्वतंत्र होने के बाद वे थाई कहलाने लगे और वो जिस भूमि पर रहने लगे उसे उन्होंने थाई लैंड कहा, स्वतंत्र भूमि। अब ये उन्होंने स्वतंत्र भूमि कहना आरंभ कर दिया। लेकिन इसके बाद जब 13वीं शताब्दी की एक बात है, तो 13वीं शताब्दी की बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि पुनः आपसे भेंट होगी कल जब हम इसी कार्यक्रम में, इसी कड़ी में जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।